आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुदनविश्त और फिर एक दिन। आज इसका 12वां बाब, 12th चैप्टर, कुछ बामानी कुछ बेमानी ड्रामे अलीगढ़ में। कुछ बामानी कुछ बेमानी ड्रामे अलीगढ़ में। मेरी दादी जजगी के दौरान गुजर चुकी थी। बाबा के 5 सौतेले भाइयों में से 2 पहले पाकिस्तान फिर मगरिब की तरफ चले गए, बाकी 3 अलीगढ़ में ही रहे। ये तीनों अलग अलग दर्जे के सनकी थे, पर बहुत ही खुशमिजाज और मोहब्बती। बाबा के बरक्स गपशप करने और कहकहे लगाने के शौकीन और फिल्में देखने या रेडियो पर गाना सुनने से इन्हें कोई बैर न था। 2 ताउम्र कुंवारे रहे। दादा का बनवाया हुआ अलीगढ़ में बहादुर मंजिल एक लंबे चौड़े अहाते वाला बेतरतीब सा आधा बंगला आधी हवेली था। बाबा बहुत पहले ही उसमें अपना हिस्सा भाइयों के नाम कर चुके थे, तो चारों के बीच बहुत मेल मिलाप था। उन्हें मैंने इतना खुश कहीं नहीं देखा जितना अपने भाइयों की सोबत में। बाबा की गैर मौजूदगी में भी मैं वहाँ खिल उठता। खुद एतमादी की कोई कमी ना होती। घर पर जिस तवज्जो की कमी मुझे चुभती रहती, वो बहादुर मंजिल में पूरी होती। बातूनी हो जाता और शेक्सपियर झाड़ने के लिए बिल्कुल उकसाना नहीं पड़ता मुझे। लेकिन घर जाते ही मेरा मन काले बादलों में जा छुपता। आज तक मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया कि मेरी असली शख्सियत है कौन सी। सर सैयद हॉल, उस्मानिया हॉस्टल, रूम 64B के एक 5 बिस्तर वाले कमरे में मुझे जगह मिली। सामान खोल ही रहा था कि नमाज के लिए बुला लिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हर हॉस्टल से एक मस्जिद जुड़ी है, तो नमाज से कोताही फौरन नज़र में आ जाती है। नमाज के लिए मजबूर किए जाने पर मैं चिढ़ सा गया। उन दिनों किसी चीज़ के लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। AMU में तब भी ग्रेट हिस्ट्री डिपार्टमेंट था, जिसके सदर जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर मोहम्मद हबीब के साहबजादे एसोसिएट प्रोफेसर इरफान हबीब थे। तारीखें याद करने की बला से घबराकर मैं तारीख से बचना चाहता था, पर माशियात तो बुरे सपने जैसा लगा। यही हाल हिंदी का था, और जुग्राफी से तो मैं हमेशा खौफ खाता रहा। जबकि समाजी उलूम, समाजियात, बशरियात, भाषा शास्त्र सिर्फ अल्फाज थे। लिहाजा जो सब्जेक्ट सबसे आसान लगे वो मैंने चुने। अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ सियासियात और तारीख। मुस्लिम तुलबा के लिए मजहबी उलूम पढ़ना लाजमी था। हाल ही में सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुआ था। AMU में क्रेडिट के लिए हर सेमेस्टर इम्तिहान देने की मजबूरी नहीं थी। 3 साल के सारे क्रेडिट आखिर में एक ही रौ में हासिल किए जा सकते थे। मजहबी उलूम की क्लास से बचने के लिए मैंने ऐसा ही करने का फैसला किया, और कहने की ज़रूरत नहीं कि उसका अंजाम वही हुआ जो होना था। AMU में इतनी भयानक रैगिंग नहीं थी जितनी कुछ दूसरे इदारों में होती है, लेकिन कुछ ख़ास बनावटी और बेतुके रिवाज थे। मसलन बिना कुर्ता पहने आप गुसलखाने नहीं जा सकते। हॉस्टल से बाहर जाने के लिए शेरवानी ज़रूरी, और शेरवानी के साथ टोपी भी, या फिर पैंट शर्ट पहनिए। अस्सलाम वालेकुम की चारों तरफ बाहर थी। जो लोग गला फाड़ कर सलाम ना करते या नमाज पढ़ने का दिखावा ना करते, उन पर कम्युनिस्ट का थप्पा लगते देर न लगती। अंग्रेज़ी बोलने वाले मुट्ठी भर विदेशी मॉरिशस, थाईलैंड और इंडोनेशिया से आए हुए मुस्लिम तालिब इल्म के साथ
मुझे भी जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर दिया गया। मन में गुदगुदी मचने लगी जब पता चला कि शॉकर, आर्म्स एंड द मैन हमारे कोर्स में शेक्सपियराना ने इसे कई बार किया था और जो मुझे बहुत पसंद था। मैंने लेक्चरर साहिबा को आमादा किया कि किरदार बांट कर वो हमसे नाटक पढ़वाएं। जाहिर है कि मैंने अपने लिए डामेन का किरदार मुंतखब किया और अपने साथियों को बाकी 3 मर्द किरदार करने के लिए राज़ी कर लिया। मसला था कि ज़नाने रोल कौन करेगा। लड़कियों के बगैर तो वैसे भी दुनिया अधूरी थी, इसलिए हम टीचर को समझाने लगे कि ये किरदार लड़कियों से ही करवाना क्यों ज़रूरी है। नाटक पढ़ा रही थी जाहिदा जैदी, एक सख्त मिजाज मोहतरमा जो इत्तेफाकन हमारी राय से मुत्तफिक नज़र आई और उन्होंने उस मंसूबे को कामयाब बनाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंच पर उस नाटक के खेले जाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वहाँ के कानून में एक अजीब पाबंदी दर्ज है जिसके तहत लड़कों और लड़कियों को मंच पर एक साथ आना मना है। वैसे अगर वहाँ मंच पर किसी लड़की के नमूदार होते ही लड़कों का बेहुदा रवैया आप देखें तो ये बात उतनी हैरान कुन नहीं लगेगी। मखलूत तालीम सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट क्लासों में है और लड़के लड़कियों का आपस में मिलना जुलना बिल्कुल ना के बराबर है। अगर हो तो फ़ौरन से पेशतर चेमे गोइयाँ शुरू हो जाती हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ जब जाहिदा आपा ने बताया कि नाटक पढ़ने हम अगले हफ्ते गर्ल्स कॉलेज जाएंगे। अलीगढ़ के लड़कों के लिए अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज एक लुभावनी पुरस्कार जगह है। आपकी बहन वहाँ ना पढ़ रही हो तो आप उसके आसपास फटक भी नहीं सकते, और अगर बहन हो तो भी सामने के फाटक तक ही। बहन या नकली बहन से मिलने से पहले आपका सामना एक मुच्छर दरबान से होता है जो आपके नाम की पर्ची वार्डन साहबा को दिखाता है। वार्डन साहिबा लड़की के वालिदैन की दी हुई फहरिस्त से उसे मिलाकर लड़की को एक छोटे दरवाजे से बाहर आने की इजाज़त देती हैं। भारी फाटक मुस्तकिल तौर पर बंद रहता है। जहाँ तक मुझे इल्म है, कोई ग्रेजुएट तुलबा ये ना जान सका था कि उस फाटक के परे है क्या। वहाँ जाने के लिए क्या पहना जाए ये तय करने में कुछ देर लगी। हालांकि मेरे पास कदरे सादी कमीज़ों और पतलूनों के 2 या 3 जोड़े थे ही। काफ़ी सोचकर मैंने कुछ लापरवाह सा दिखने वाले कपड़े चुने, ये जताने को कि मुझे कोई ख़ास बेताबी नहीं है, और चलता हुआ अकड़ से इतराने की कोशिश करते हुए, हालांकि दिल लपक कर मुँह में आना चाहता था, हम उस ममनू जगह के अंदर दाखिल हुए। लड़कियों को हॉस्टल कोई परी महल नहीं, एक रूखी सी इमारत थी, पर हर खिड़की से लड़कियां हमें घूर रही थीं। बेहद सुलझे हुए होने का दिखावा करते हुए हम चारों अंदर पहुंचे, जहां हम अपनी माविन अदाकाराओं से मिले। एक और सपना आया मेरी पकड़ में। मैंने अब तक जो भी ड्रामे किए थे उनमें या तो लंबे बालों वाले सिख या ज़रा निस्वानी लड़के थे जो वो रोल किया करते थे। अब असली लड़कियां अपने रोल निभाने वाली थीं। पहली रिहर्सल जितनी लंबी होनी चाहिए थी उससे कई घंटे कम ही चली। मैं चॉकलेट क्रीम सोल्जर के जुमले
आखिरकार औरों के सामने बोल रहा था और दाद मिल रही थी। इसमें अहम बात ये कि उन्हें मैंने इतनी दफ़ा दोहराया था कि जिस तरह की एक्टिंग अकेले में कर लेता था, दूसरे के सामने भी कमोबेश वैसी ही कर लेना कोई ख़ास चैलेंज भरा नहीं था। आखिरकार जब गर्ल्स कॉलेज में शो हुआ तो वहाँ की लड़कियाँ भी मुझे जान गईं और मेरी कमीज के कॉलर खड़े होने लगे। क्रिकेट से जान पहचान का भी थोड़ा सा जायजा लिया, एक मैच खेलकर। फिर स्विमिंग पूल के साथ लगे टेनिस कोर्ट पर खेलना सीखा। पीतल की एक छोटी सी पट्टी स्विमिंग पूल का नाम मेस्टन स्विमिंग बाथ बतलाती थी। मेस्टन साहब जो भी रहे हों, ये देखकर उनके माथे पर बल पड़ जाते हैं कि उनके नाम के नीचे ही कुछ अरसा पहले हाथ से लिखी हुई ये लठमार इबारत भी दर्ज थी, साबुन की इजाज़त नहीं है। AMU में 1200 सीट का अमरीकी पैसे से बना कैनेडी हाउस नाम की एक जलसागाह है, जिसके सामने के दर के ऊपर एक लंबी चौड़ी तस्वीर खुद MF हुसैन की बनाई हुई थी। अंदर फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा मंच है, जिसे घुमाने का भी इंतज़ाम होना था, पर जब से वो बना था उसकी मशीन गोदाम में पड़ी जंग खा रही थी। 2007 में जब अलीगढ़ वापस गया तब भी वो नहीं लगाई गई थी। अब तक तो धूल हो चुकी होगी। उस मंच पर 1967 यानी 1967 में न कुछ था न आज है। पृष्ठभूमि, रंग द्वार, न पार्श्व विभाग, ध्वनि व्यवस्था, लाइटें लगाने का इंतज़ाम, कुछ भी नहीं। उस मंच पर 41 साल बाद शो करते हुए लगा कि अगर कुछ बदला है तो सफ़र नाज़िर, वो भी बेहतरी के लिए नहीं। घुड़सवारी उन खेलों में से थी जिनसे बाबा को बुग़्ज़ नहीं था। मुझे घुड़सवारी में शामिल करवाकर ज़रूरी साजो सामान भी ले लिया गया। खाकी कमीज़, बर्जिस की जोड़ी और एक 16 टोपी, जिसे पहनकर राइडिंग स्कूल जाते हुए मैं अजीब नमूना लगता था, क्योंकि ना तो मेरे पास अपनी साइकिल थी और ना बूटों का जोड़ा खरीदने का दम। बर्जिस और केट्स जूते पहने, हैट बगल में दबाए, पैदल राइडिंग क्लब जाता। मैं क्लिंट ईस्टवुड बिल्कुल नहीं लगता था। जब तक मुनासिब लगा घुड़सवारी करता रहा। रकाब में बिना पैर रखे चलाना भी सीखा। घोड़ा चलाना भी सीखा। कभी कभी तो सचमुच लाबयान लुत्फ के दो एक पल भी आए जब जानवर पूरी तरह काबू में होता। लेकिन एक और नाटक शुरू होने वाला था। गोल्ड स्मिथ का शी स्टूप्स टू कॉन्कर और मेरी भूमिका टोनी लम्किन की थी। एक और किरदार जिसे निभाते मैंने कैनल साहब को देखा था। तपती दोपहरिया में चिड़चिड़े घोड़े को दायरे में घुमाते रहना या नाटक पढ़ना, इनमें चुनाव करना कतई मुश्किल नहीं हुआ। वैसे भी क्लब में जो एक दो लड़कियां थीं वो तो कभी मुंह नहीं दिखाती थीं, लेकिन आम तौर पर किसी न किसी लेक्चरर के घर में रिहर्सल में चाय, केक, खीरे के सैंडविच और लड़कियां भी हमेशा शामिल होती। AMU में नाटक करने और पढ़ने की अगवानी ज़्यादातर जाहिदा जैदी ने की। माफ़ कीजिएगा। AMU में नाटक करने और पढ़ने की अगवानी ज़्यादातर जाहिदा जैदी ने ही की। सिगरेट फूंकती हुई कैंपस में सफ़ेद स्टैंडर्ड हेरल्ड गाड़ी दौड़ाती नजर आती, लिहाजा कार वाली मेम का लक़ब मिल गया था उन्हें।
अलीगढ़ की ज़बान में बहुत ही फॉरवर्ड थी, अलीगढ़ की ज़बान में बहुत ही फॉरवर्ड थी। उनके बारे में लोग जो फुसफुसाते रहते, जाहिर है उनकी तारीफ तो नहीं थी, पर जाहिदा आपा को खाक परवाना थी कि उन्हें कम्युनिस्ट और न जाने क्या क्या कहा जाता है। गोल्डस्मिथ के बाद उन्होंने द लेसन नाम के एक नाटक का पाठ कराया जिसमें मुझे नहीं लिया गया। उसके मुसन्निफ यूजीन आइनेस्को का ना मैंने नाम सुना था, ना उस नाटक जैसा कुछ देखा या पढ़ा था। जिन हालात पर यह नाटक तंज कर रहा था, मुझे लगा मैं उनसे गुजर चुका हूं। उसी में तालिब इल्म लड़की का अचंबा या मैथ या लॉजिक में ये खूसट प्रोफेसर भला पढ़ा क्या रहा है, हमेशा मेरी अपनी ही हैरानी रही थी। मैं उस वक्त तक वो नाटक समझ ना सका, मैं उस वक्त वो नाटक समझ ना सका, पर मन की गहराइयों में ज़रूर बैठ गया। फिर मेरा तारुफ एक और बेमानी नाटककार फिर मेरा तारुफ एक और बेमानी नाटककार एडवर्ड एल्वी और उनके नाटक जू स्टोरी से हुआ। 5 साल बाद मेरी जिंदगी में उस नाटक का बहुत बड़ा हाथ रहा। जाहिदा आपा ने इस दफ़ा नाटक का सिर्फ पाठ ही नहीं बल्कि बाकायदा मंचन कराया। कैनेडी हॉल के लॉन पर खुले आसमान तले। नाटक तो पूरा का पूरा मेरे सर के ऊपर से निकल गया है, लेकिन चूंकि उसका पस मंज़र एक बागीचा है तो खुली जगह में उसे कराने से उसमें बड़ी जान आ गई। मुझे रश्क हुआ उन अदाकारों पर जो उसमें थे, और मैंने जाहिदा आपा से मिन्नत की कि अगले नाटक में मुझे ज़रूर लें। कुछ एक पलों तक तसव्वुर भी करता रहा कि मुझसे जेरी का किरदार निभाने को कहा जाएगा, फादर सेड्रिक वाला करिश्मा दोबारा हो जाए। कुछ कहे बगैर उन्होंने मुझे आइनेस्को का एक और नाटक द चेयर्स थमा दिया, जिसे पढ़ने के बाद जब मैंने उनको बतलाया कि मेरी समझ में ही नहीं आया और हकलाते हुए शेक्सपियर का नाम लेने लगा, तो बदले में मुझे एक कड़ी नज़र, वेटिंग फॉर गॉडो पढ़ने की हिदायत और चकरा देने वाला ये जुमला मिला कि अगर कोई और अदाकार होता तो मैं इसका मंचन करती। दोनों नाटक एक ही जैसी पहेली निकले, तो मैंने फैसला उन पर छोड़ा और उन्होंने द चेयर्स में 95 साल के बुजुर्ग का किरदार मुझे दिया। उसका स्टेज एंटोन चेखोव के एक मज़ाहिया एकांकी प्रपोजल के साथ किया जाने वाला था। 2 PhD कर रही खवातीन को लेकर, लड़की तालिब इल्मों के खवातीन को लेकर तालिबात के स्टेज पर आने की ममानियत को बड़ी सफाई से दरकिनार कर दिया गया। शायद जाहिदा आपा को लगा कि 19 साल का मैं द चेयर्स जैसे नाटक को समझ पाऊंगा, पर मुझे मालूम था कि उसे समझना मेरे आपे से बाहर है। अलबत्ता दिखावा करना कि मैं उसे समझ रहा हूं और बात थी। स्कूल में जब लेयर या शाइलॉक होने का दिखावा किया था मैंने, तो उनको भी मैं कहाँ समझ पाया था। करना बस ये था कि लाइनें याद की जाएं और फर्नीचर से ना टकराया जाए। हालांकि द चेयर्स में मंच पर 50 कुर्सियां थीं जिनसे टकराना नहीं था। जब शो कैनेडी हॉल में हुआ तो देखने वाले ज़्यादातर लेक्चरर थे, लेकिन अब्दुल्ला कॉलेज की लड़कियों की भी काफ़ी तादाद थी और शो नाकाम नहीं रहा।
3 शो के बाद द चेयर्स में जो खातून थी उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सगाई हो गई है और उनके मंगेतर को शायद एतराज़ हो। साथ में प्रपोजल के एक अदाकार को भी लगा के बहुत हुआ, सो वो भी किनारे हो गया। पलक झपकते बिना जाहिदा आपा ने पलक झपके बिना, माफ़ कीजिएगा मैं गलत पड़ गया था, पलक झपके बिना जाहिदा आपा ने प्रपोजल में बूढ़ी औरत का रोल खुद को सौंपा और मुझसे प्रपोजल में उम्मीदवार का किरदार निभाने के लिए उन्हें मुझे बस एक ही बार कहना पड़ा। 2 शो और हुए जिनमें मैंने दोनों किरदार एक के बाद एक निभाए। फिरदौस हमीबूद हमीबूद हमीबूद। जाहिदा आपा की पारखी निगाह और सुलझी जहनियत होने के बावजूद जाहिदा आपा की अदाकारों से काम लेने और ख़ुद अदाकारी करने की उनकी सलाहियत ज़रा महदूद थी, मगर कई मानों में वो मेरे लिए करम फरमा साबित हुई। उन्होंने ऐसे साहित्य से मेरा तारुफ कराया जो शायद मैंने पढ़ा ही ना होता। मुझ पर भरोसा किया और हमेशा मोहब्बत और एहतराम से पेश आई। उनके स्टैंडर्ड हेरल्ड में मैंने कार चलाना भी सीखा और उनके ज़रिए परवीन मुराद से हुई मुलाकात ने मेरी ज़िंदगी को एक अजीब व गरीब मकाम पर पहुंचा दिया। तो ये था और फिर एक दिन का 12वां बाब। कल फिर आऊँगा, आपको 13वां बाब सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।